इस संपूर्ण पृथ्वी पर मानव जैसा जटिल शरीर किसी भी अन्य प्राणी का नहीं है। दो पैरों पर चलने वाला ये जीव संसार की सर्वोत्कृष्ट रचना है। हम जो कुछ भी इसकी जटिलताओं को समझ पाए हैं वो आपके सामने है। क्या आपको पता है हमें कैसे पता चलता है कि कोई भोजन मीठा है, खट्टा है या कड़वा? इसका पता चलता है जीभ पर उपस्थित स्वाद कलिकाओं से। यहीं से पाचन तंत्र की कहानी शुरू होती है। हमारे द्वारा ग्रहण किया हुआ निवाला सबसे पहले जीभ पर पहुंचता है। उसके बाद 4 प्रकार के दांत अपना काम शुरू करते हैं। साथ ही भोजन में मिश्रित होती है लार, जिसमें एमिलेज नामक एंजाइम होता है। यह एंजाइम भोजन में उपस्थित पॉलीसैकेराइड को छोटे पॉलीसैकेराइड में तोड़ता है। इस प्रकार उस निवाले का बोलस बन जाता है। यह बोलस ग्रसनी की तरफ बढ़ता है। यहाँ ग्रसनी यह निश्चित करती है कि भोजन ग्रास नली में जाए। इसके लिए यहाँ घाटी ढक्कन उपस्थित होता है, जो निगलते समय श्वास नली को ब्लॉक कर देता है। ग्रास नली की भित्ति इस प्रकार बनी होती है कि यह भोजन को आमाशय तक धकेलती है। करीब 25 सेंटीमीटर लंबी इस ग्रास नली को पार कर भोजन आमाशय में प्रवेश करता है। जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तब यहाँ उपस्थित पाचक रस और HCl अपना कमाल दिखाते हैं। भोजन के साथ आया कोई भी बैक्टीरिया यहाँ जीवित नहीं बचता। जैसे जैसे भोजन ग्रहण करते हैं आमाशय का आकार बढ़ता रहता है। यहाँ 3 से 4 लीटर बोलस धारण करने की क्षमता होती है। आमाशय कर्माकुंचन द्वारा संपूर्ण पाचक रस को इसमें मिला देता है, जिस कारण कायम का निर्माण होता है। यह कायम थोड़ी थोड़ी मात्रा में छोटी आंत में जाना प्रारंभ होती है। इससे आमाशय खाली होने लगता है और हमें दोबारा भूख लगती है। छोटी आंत में आया भोजन पित्त रस के कारण क्षारीय हो जाता है। साथ ही आमाशय से प्राप्त एमिलेज, लाइपेज व ट्रिप्सिन के कारण क्रमशः शर्करा, वसा एवं प्रोटीन का पाचन होता है। 6 से 7 मीटर लंबे इस सफर के बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है। यहाँ जल आयनों व विटामिन्स का अवशोषण होता है। इसके बाद बचा अपशिष्ट मलाशय में एकत्रित हो जाता है। अगला है श्वसन तंत्र। खाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन द्वारा अपघटन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इन गैसों के विनिमय के लिए एक तंत्र कार्य करता है। इसे श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन मार्ग। नासा द्वार से ऑक्सीजन का अवशोषण होता है। इसके बाद नासा पथ में उपस्थित श्लेष्मा झिल्ली वायु के साथ आए धूल के कणों एवं अन्य अशुद्धियों को अपने ऊपर चिपका देती है, जिससे ग्रसनी की तरफ एक छनी हुई वायु बहती है। इस कारण हमेशा श्वसन नासिका से करना चाहिए। आगे कंठ को छूती हुई ये वायु श्वसन नली तथा श्वसनी में जाती है। इसके बाद दोनों श्वसनी कई श्वसनिकाओं से जुड़ी होने के कारण वायु को सभी श्वसनिकाओं में बांट देती है। श्वसनिकाओं में गुब्बारे जैसी संरचना वाली वायु कुपिकाएं होती है। इन कुपिकाओं की दीवारों पर रक्त कोशिका का जाल होता है, जो ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करता है। दोनों फेफड़ों के नीचे होता है डायफ्राम, जो श्वास लेते समय संकुचित हो जाता है और श्वास छोड़ते समय शिथिल हो जाता है। रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। रक्त तरल संयोजी रूप में होता है। इसका pH मान 7.4 होता है। यह शरीर के समस्त भागों तक पोषक तत्वों व ऑक्सीजन को पहुंचाता है। साथ ही चयापचय उत्पाद व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूणावस्था में एवं बाल्यावस्था में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है और रक्त मानव शरीर में 5 से 6 लीटर की मात्रा में उपस्थित होता है। रक्त के 2 भाग होते हैं। रक्त का पहला भाग है प्लाज्मा, जो कि 55% होता है
दूसरा है कोशिकाएं, जो कि 45% होती है। प्लाज्मा में 92% जल एवं 8% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। वहीं कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स या बिंबाणु जिन्हें कहते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिकाएं, इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसी केंद्रक विहीन होती है। इसकी औसत आयु लगभग 120 दिन की होती है। अब बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। इनके 2 भाग है, कणिकाणु एवं अकणिकाणु। कणिकाणु में न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल एवं बेसोफिल शामिल होती है, जबकि अकणिकाणु में लिम्फोसाइट एवं मोनोसाइट। लिम्फोसाइट आगे 3 भागों में बंटता है, जिसमें बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एवं प्राकृतिक मारक कोशिकाएं होती है। अगला है रक्त के कार्य। शरीर में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, पूरे शरीर का तापमान नियंत्रित रखना, जो भी अपशिष्ट उत्पाद है ये उसे शरीर से बाहर कर देता है। हार्मोन एवं पोषक तत्वों का परिवहन आदि इसके प्रमुख कार्य हैं। रक्त के प्रकार। रक्त में 3 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, ए, बी एवं आरएच प्रतिजन। इनकी उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर रक्त में 8 प्रकार के समूह देखने को मिलते हैं। जिनमें आरएच प्रतिजन उपस्थित होता है वो सारा रक्त समूह पॉजिटिव होता है। जिनमें आरएच प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं वह रक्त समूह नेगेटिव होता है। इस प्रकार ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एवं ओ नेगेटिव, कुल 8 प्रकार के रक्त के समूह होते हैं। अगला है रक्त परिसंचरण तंत्र। यही वो तंत्र है जिसमें रक्त के परिवहन की क्रियाविधि को समझाया जा सकता है। इसमें प्रमुख अंग हृदय है एवं अन्य भाग रक्त एवं रक्त वाहिनियां हैं। हम मानवों में एक बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा लसिका द्रव्य भी होता है जो संपूर्ण शरीर में गमन करता है, परंतु यह खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अब जानते एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग मानव हृदय के बारे में। मांसपेशियों से निर्मित बंद मुट्ठी के आकार का मानव हृदय खोखला एवं लाल रंग का होता है। यह 4 कक्षों में विभाजित होता है। ऊपर वाले दोनों कक्ष आलिंद एवं नीचे वाले नीलय कहलाते हैं। शिराओं में प्रवाहित अशुद्ध रुधिर महाशिराओं द्वारा दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। जब दायां आलिंद भर जाता है तो पेशीय संकुचन के कारण त्रिवलक कपाट खुलता है। यहाँ से रक्त दाएं नीले में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद रुधिर फुफ्फुसीय धमनी से होता हुआ फुफ्फुस तक पहुँचता है। लाल रक्त कणिकाएं CO2 को त्याग देती है एवं O2 के साथ पुनः फुफ्फुस शिरा से होती हुई बाएं आलिंद में प्रवेश करती है। पुनः संकुचन के कारण द्विवलनी कपाट खुल जाता है एवं रक्त बाएं नीले में प्रवेश कर जाता है। यहाँ से रक्त पुनः संकुचन के कारण संपूर्ण शरीर के अन्य भागों तक वाहिनिकाओं की सहायता से पहुंचा दिया जाता है।